हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग एक ही महीना बचा हुआ है आईबीपीएस एसओ के एग्ज़ाम में, और इस बार प्री में भी आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें मोस्टली राजभाषा के क्वेश्चंस होंगे, ग्लोसरी होगा, वन लाइनर ट्रांसलेशन होंगे और हिंदी के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरा यह वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप जो प्री के एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो प्री के लेवल का ही आएगा, क्योंकि मेंस में भी राजभाषा के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें 100 क्वेश्चंस है राजभाषा से रिलेटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा, तो मैं श्योर आपको बताना चाहूँगा कि आपके राजभाषा के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो अपने 2-3 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं, राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 100 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल की भाषा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय की भाषा, और ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा की भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 120 है उसमें बोला गया है कि एक सेकेंड, उसमें बोला गया है मुख्य रूप से कि जो भाषा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का उद्देश्य है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो से राजभाषा के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को रिवीजन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 120 का 1 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा में किया जाएगा? ऑप्शन ए केवल हिंदी में, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन सी हिंदी में या अंग्रेजी में, ऑप्शन डी 22 भाषाओं में से किसी में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में। जब आप अनुच्छेद 120 पढ़िएगा, 120 के 1 में बोला गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, संसद में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति कौन दे सकता है? ए संसदीय कार्य मंत्री, बी राज्य सभापति या लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन देता है? संसद में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है। अगर राज्यसभा का वो सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति देंगे, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष देंगे। समझ में आया? देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है कि जो राज्य विधानमंडल है में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 210 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी, चूँकि मैं स्लो आस्ते धीमी धीमी बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद हो, तो आप इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं जिससे आपका टाइम बचे और आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पर भी
टाइम दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राज्य विधानमंडल में अंग्रेजी भाषा के लोप के लिए कितने वर्ष की सीमा रखी गई थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें बोला गया था कि अंग्रेजी को कुछ दिनों के लिए रखा जाए, जिससे देश में विद्रोह ना हो और देश की जो स्थिति है वो खराब ना हो। तो कितने वर्षों के लिए बोला गया था? तो वो बोला गया था मुख्य रूप से 15 वर्ष के लिए, कि 15 वर्ष तक हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग उसी तरह करेंगे जैसे संविधान लागू होने से पहले अंग्रेजी का प्रयोग चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। इसमें बोला गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, जिन एग्जामों में सिलेबस राजभाषा होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मुख्य रूप से आते ही रहते हैं कि जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है वो किस भाग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 17। भाग 17 में टोटल 9 अनुच्छेद है, 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि कौन सी होगी? ऑप्शन ए हिंदी देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी अंग्रेजी रोमन लिपि, ऑप्शन सी संस्कृत देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी गुरुमुखी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 343 के 1 में बोला गया है कि हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी होगी वही स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? अभी हमने भाषा पढ़ा कि भाषा कौन सी होनी चाहिए? हिंदी, और लिपि होनी चाहिए देवनागरी लिपि। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, राजभाषा आयोग और समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए 343, बी 344, सी 345, डी 346। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 344। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ना सोचिएगा कि इजी क्वेश्चन है, अभी हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। बोला गया है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप VVI मान लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम राजभाषा आयोग था वो 7 जून 1955 को गठित किया जाता है और उसके अध्यक्ष थे BG खेर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति अनुच्छेद 344 का 4 में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है कि जो राजभाषा समिति होती है 344 के 4 में जिसका वर्णन है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य, ऑप्शन बी 30 सदस्य, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 15। तो जो इसका आंसर हो जाएगा उसका आंसर होगा 20, ऑप्शन बी होगा 30 सदस्य। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कभी कभी पूछता है कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 20, राज्यसभा से 10, और कुल सदस्य पूछेंगे तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं को अपनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जब आप लोग राजभाषा के अनुच्छेद पढ़िएगा तो उसके अनुच्छेद 345 में आपको पता चलेगा कि किसी राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 345 में लिखा गया है। किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं को अपनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 345। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा का उल्लेख है। सिंपली बोले तो कि पत्राचार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए 345, अभी हमने पढ़ा कि 345 में राज्य की भाषा का वर्णन है, तो ये तो नहीं होगा। बी 346, सी 347,
डी 348। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 346। पत्राचार किस आर्टिकल में बने थे? पत्राचार बने थे अनुच्छेद 346 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयुक्त भाषा क्या होगी? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों और विधेयकों के लिए प्रयुक्त भाषा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। जब आप आर्टिकल 348 पढ़िएगा जिसमें विधि की भाषा है, उसमें लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों विधेयकों में आदि की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का दायित्व तो किस अनुच्छेद में है? ए 350, बी 350 का क, सी 350 का ख और डी 351। जब हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा 350 का क। नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी प्रधान न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 350 के ख में है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सिलेक्टेड हैं। इसमें से फर्दर आप कंसाइज ना करें, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। एग्जाम से पहले एक बार देख के चले जाइए, आपके राजभाषा के सारे MCQ सही होंगे। और इस बार प्री और मेंस दो बार राजभाषा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमें लगता है कि इस बार प्री में इजी टू मॉडरेट आएगा और मेंस में थोड़ा सा डीप देगा। तो ये प्री के लेवल का है वीडियो, आप इसको देखिए और कमेंट कीजिएगा एग्ज़ाम के बाद कि कैसा रहा, इस वीडियो से क्वेश्चंस आए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे हमने 17 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गया है हम लोग, और कुछ समय लगेगा, हम लोग अपने 100 क्वेश्चंस को भी पूरा कर लेंगे इजीली। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? जब आप डिटेल्स पढ़ते हैं ना, पैराग्राफ, कि हाँ इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है, इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है, तो आपको याद नहीं होता है। जब आप MCQ पढ़िएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए मैं जो पैराग्राफ के फॉर्मेट थे उनको MCQ में कन्वर्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग ईजिली आप रिमेंबर कर सकें। तो इसमें बोला गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। इसमें बोला गया है कि सरकार का यह दायित्व होगा कि वो हिंदी का विकास करे, प्रचार करे, प्रसार करे, व्यापक गहन कार्यक्रम तैयार करे और संसद के समक्ष इसकी रिपोर्ट रखे और संबंधित राज्य सरकारों को भी उसकी रिपोर्ट भेजे। मतलब जो सारा दायित्व है 351 में बोला गया है कि हिंदी का विकास कैसे किया जाए, यही बोला गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी के शब्द भंडार का मुख्य स्रोत किसे माना गया है? ए संस्कृत और मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाएं, बी अरबी और फारसी, सी केवल अंग्रेजी, डी पाली और प्राकृत। तो इसका आंसर बहुत ही इजीली कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है कि हाँ हिंदी भाषा के जो शब्द होंगे वो मुख्यतः संस्कृत से लिए जाएंगे और गौणतः अन्य भाषाओं से लिए जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राजभाषा अधिनियम। देखिए अभी तक अनुच्छेद से जो क्वेश्चंस हो सके इम्पोर्टेंट उसको मैंने कराया, अब फर्दर अलग टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धारा है? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 का 3 के अंतर्गत कितने प्रकार के दस्तावेज अनिवार्यता द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में होने चाहिए?
ए 10 प्रकार के, बी 12 प्रकार के, सी 14 प्रकार के और डी 16 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 प्रकार के। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग इम्पोर्टेंट समझिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है 2 क्षेत्र क ख, ऑप्शन बी 3 क्षेत्र क ख और ग, ऑप्शन सी 4 क्षेत्र, ऑप्शन डी 5 क्षेत्र। तो जो राजभाषा नियम 1976 है उसके अनुसार भारत को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, क ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा नियमों के तहत क क्षेत्र में शामिल है? इसके लिए आपको क क्षेत्र और ख क्षेत्र में कितने कितने राज्य है उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को याद कर लिए तो जो जितने सारे राज्य बचेंगे वो ग में हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क में ये पंजाब ख में आता है, महाराष्ट्र भी ख में आता है और गुजरात भी ख में आता है। तो जो ये ऑप्शन सी बचेगा उत्तर प्रदेश, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि क में कौन कौन से राज्य आते हैं। कुछ राज्यों के मैं नाम बता दूं, धीरे धीरे और बता दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। आप अभी 4 राज्यों के नाम याद रखिए, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इन 4 को याद रखिए। 5 और राज्य है, 9 राज्य है और 2 यूटी है क में। ख में 3 राज्य हैं और 2 यूटी है। तो ख का तो याद हो जाएगा आपको पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्य ही है और 2 यूटी है। आगे हम वीडियो में बता देंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत ख क्षेत्र में कौन से राज्य और संघ क्षेत्र शामिल है? अभी जैसे कि मैंने बताया कि ख में 3 राज्य और 2 यूटी है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और चंडीगढ़ है। एक यूटी ये हो गया यूनियन टेरिटरी और दूसरा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पहले दादरा नगर हवेली दमन दीव अलग अलग थे, अब दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया गया है। तो कौन कौन से राज्य है अगर पूछेगा, ख क्षेत्र में कितने राज्य है? 3 नाम, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 2, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली। समझ में आया? ये देखिए सारे जो राज्य है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये ग राज्य में है, केरला ग राज्य में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ग राज्य में है, बिहार क राज्य में है, झारखंड क राज्य में, राजस्थान क राज्य में है। ग राज्य को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क और ख को याद करना है। राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य पे लागू नहीं होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी नागालैंड, डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो राजभाषा का नियम है 1976 वो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बोला है मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी, मतलब जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषा शामिल थी? उस समय 14 भाषाएं थी। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग 22 टिक करके नहीं आइएगा, क्योंकि 22 भाषाएं हुई है, धीरे धीरे संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाओं को जोड़ा गया है। मूल संविधान में पहले 14 भाषा ही थी। इक्कीसवें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी? देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था 1967 और इसके तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया है। याद रहेगा? हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिए। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ये सब क्वेश्चंस, और आप एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपका नाम मेरिट में आ सकता है और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका नाम मेरिट से हट सकता है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? जो 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, उसका जो
याद करने का ट्रिक है वो है नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी। तो याद रहेगा आप लोगों को कि 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसका ट्रिक क्या है, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। वो जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ये जोड़ा गया है 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बोला गया है 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो जो 4 भाषा जोड़ी गई थी उसका जो याद करने का ट्रिक है वो है BDMS। अब बोलिएगा सर BDMS क्या है। तो बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोगरी, एम से हो जाएगा मैथिली और एस से हो जाएगा संथाली। तो 15वीं भाषा हो गया सिंधी, उसके बाद 3 भाषाएं और आई, 15 3 18, उसके बाद 4 भाषाएं और आई। तो इस प्रकार संविधान में 14 से 22 भाषाओं का सफ़र हुआ। समझ में आया। प्रश्न नंबर 29, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़िया भाषा को नाम बदलकर ओरिया किया गया है। ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 96वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 100वां संविधान संशोधन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा 96वें संविधान संशोधन 2011। इसमें हुआ था क्या, जो उड़िया शब्द था उस ऊ को ओ में बदल दिया गया था, उड़िया को ओरिया और उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा दर्ज है। देखिए अब वो क्वेश्चन आया जिसमें आपको 22 टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ बोला है वर्तमान में। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़िएगा। वर्तमान बोले तो 22 और मूल संविधान बोले तो वहाँ हो जाएगा 14। भारत में सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया। ऑप्शन ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु और डी कन्नड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। सबसे पहले 2004 में तमिल को दिया गया, उसके बाद 2005 में संस्कृत को दिया गया। सोचिए, तमिल को संस्कृत से भी पुराना माना जाता है, क्योंकि इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। इस भाषा के बोलने वाले लोग बहुत पुराने हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, संस्कृत भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अभी मैंने बताया 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 3 भाषाओं को, ऑप्शन बी 4 भाषाओं को, ऑप्शन सी 5 भाषाओं को, ऑप्शन डी 6 भाषाओं को। तो देखिए जो 3 अक्टूबर 2024 को मूलतः नई 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। याद रखिएगा, 5 भाषाओं को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा की सूची में जोड़ा गया है। वर्तमान 2024 के बाद भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई। देखिए पहले 6 थी, उसके बाद 5 नई जोड़ी गई, तो टोटल कितना हो गया 11। और 6 कौन कौन सा था, पहला तमिल है, दूसरा संस्कृत है, उसके बाद है तेलुगु और कन्नड़, ये 2004 में, तमिल संस्कृत 2005, तमिल और कन्नड़ 2008, उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ 2008, उसके बाद 2013 में आया था मलयालम और 2014 में आया है ओडिया। तो तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। ये पहले 6 भाषाएं थी शास्त्रीय भाषा। उसके बाद 3 अक्टूबर 2024, अभी हमने पढ़ा 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो टोटल मिलाकर कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई, टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लाइक दीजिएगा, अगर वीडियो आप देख के चले जा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जिसे इसकी ज़रूरत है।
मान लीजिए आपको तो ज़रूरत है ही और लोगों को भी ज़रूरत होगी राजभाषा से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने की। अगर आप लाइक कीजिएगा तो यूट्यूब इसको और दूसरे लोगों तक बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज करता है इसकी ऑडियंस को कि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके, टारगेटेड ऑडियंस तक। तो वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्या ही बोल सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बोलना भी बुरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था नागपुर, भारत में हुआ था, और 10 से 12 जनवरी। ये डेट आपको नहीं भूलनी है, बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ ये वाला याद रखिएगा, ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है भोपाल, और ये 6वां। जो मेन है वही इस ऑप्शंस में है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, भारत, 6वां हुआ है लंदन में, यूके में 1999 में, याद रखिएगा। और जो 10वां हुआ है वो भोपाल में हुआ है 2015 में। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इन क्वेश्चंस को भी पढ़ने में, मतलब अटेम्प्ट करने में बच्चे गलती कर देते हैं। वो हिंदी दिवस देखकर ही 14 सितंबर टिक करने जाते हैं। अरे पहले क्वेश्चन तो बढ़िया से पढ़ो। मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन पर 10 सेकंड दीजिए, भले ऑप्शन पे ना दें, क्वेश्चन पर टाइम दिया कीजिए। यहाँ बोला गया है विश्व हिंदी दिवस, जिसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और सिर्फ बोलेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तब उसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। आ गया, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 कहाँ आयोजित हुआ? देखिए पहला हम लोग ने बताया नागपुर, भारत, और अंतिम 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी में हुआ था, फिजी के नाडी में हुआ था। राजभाषा से संबंधित सर्वोच्च निकाय केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए भाई सर्वोच्च है तो कोई सर्वोच्च व्यक्ति ही होगा, और भारत में सर्वोच्च कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। राजभाषा से संबंधित सर्वोच्च निकाय केंद्र हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। अगर उपाध्यक्ष बोलता तो केंद्र गृह मंत्री हो जाता। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष परंपरा के अनुसार कौन बनाए जाते हैं? देखिए केंद्र हिंदी समिति के तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जो संसदीय राजभाषा समिति है उनको उनको लीड कौन करता है? केंद्र गृह मंत्री करता है, जो वर्तमान में कौन है? अमित शाह, याद रखिएगा। देखिए आप लोग सोच रहे थे कि हम इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन अब टफ क्वेश्चन भी आने लगा ना। इसके बाद सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, टूल्स से क्वेश्चन आएगा, और पत्रिकाएं से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ये जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको याद कर लेना चाहिए। स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए 1963 में, बी 1968 में, सी 1975 में, गृह मंत्रालय के अधीन, और ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई है? 1975। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नाराकास, जिसको टॉलिक बोलते हैं इंग्लिश में, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किस शहर में किया जा सकता है? ए जहां कम से कम 5 केंद्र सरकार के कार्यालय हो, बी जहां कम से कम 10 केंद्र सरकार के कार्यालय हो, सी जहां कम से कम 15 कार्यालय हो, डी जहां कम से कम 20 कार्यालय हो। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां कम से कम 10 कार्यालय हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को किस मंत्रालय के अधीन की गई? देखिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनकी स्थापना दिवस याद रखना आपको चाहिए और किस मंत्रालय के अंतर्गत वो काम करते हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ जैसे बोला है केंद्र हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मार्च 1960 याद रखिएगा और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया था। बहुत सारे लोग गृह मंत्रालय कह देते हैं लेकिन वो गलत है। केंद्र हिंदी निदेशालय किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? शिक्षा मंत्रालय। गैर संवैधानिक वृद्धि सामग्री एवं प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद हेतु केंद्र अनुवाद ब्यूरो कब गठित किया गया? केंद्र अनुवाद ब्यूरो 1965 में, 1 मार्च 1971 को, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च 1971 को। और बता दें अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से और भी कोई ज़रूरत हो तो हमको कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आने चाहिए, मैं प्रयास करूँगा बनाने का। केंद्र हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा संचालित केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी आगरा में, सी भोपाल में, डी वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा में। केंद्र हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1950, बी 1961, सी 1971, डी 1985। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1961 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अध्यक्षा किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एस कोठारी की अध्यक्षता में, डॉक्टर डी एस कोठारी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राजभाषा उतना टफ टॉपिक नहीं है, हालांकि किसी ने अच्छे से बताया नहीं है इसलिए आप लोगों को शायद टफ लग रहा होगा, लेकिन राजभाषा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक दिन में पढ़कर शेष किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए कौन सी 3 मुख्य भाषा परीक्षाएं है? राजभाषा विभाग गैर हिंदी भाषियों के लिए मतलब उनको हिंदी सिखाने के लिए कुछ पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, तो वही पूछ रहा है क्या है? ऑप्शन ए प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, ऑप्शन बी प्राथमिक माध्यमिक उच्च, ऑप्शन सी प्रवेश परिचय कोविद, ऑप्शन डी सरल सुगम उत्तम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ। प्रबोध कक्षा 5 तक होता है, प्रवीण 8 तक, 8 के समतुल्य, और प्राज्ञ होता है 10 के समतुल्य। जब कोई व्यक्ति प्राज्ञ पास कर लेता है तो उसको पारंगत के लिए भेजा जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के तहत हाल ही में 2015 में शुरू किए गए सर्वोच्च स्तर का पाठ्यक्रम कौन से है? मैंने बताया सर्वोच्च स्तर का पाठ्यक्रम जब प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, जब हम लोग प्राज्ञ पास कर लेते हैं तो उसके पारंगत के लिए भेजे जाते हैं कर्मचारियों को। और ये सब एग्ज़ाम पास करते हैं मतलब गैर हिंदी कर्मचारी, तो उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है। कंठस्थ 2.0 देखिए टूल से क्वेश्चन आ गया। कंठस्थ 2.0 राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किस प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल है? स्मृति आधारित अनुवाद टूल, वॉइस टॉपिंग टूल, वीडियो संपादन टूल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है। कौन सा टूल है? मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है। टूल से उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस पूछता है कि ये टूल कैसा काम करता है, ये किस प्रकार का है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, यही सब पूछता है। जैसे लीला, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू एआई। ऐप का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए स्वयं सीखने के माध्यम से हिंदी भाषा का ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑप्शन बी डिजिटल हस्ताक्षर हेतु, ऑप्शन सी संसदीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु, ऑप्शन डी ईमेल भेजने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वयं सीखने के माध्यम से हिंदी भाषा का ऑनलाइन प्रशिक्षण। भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा संचालित एआई आधारित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है? देखिए मैंने बोला ना
इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि जो टूल है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भाषणी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और अभी करंट अफेयर में पढ़ ही रहे होंगे कि भाषणी किसके बहुत सारी चीज़ों के साथ टाई अप करके क्या क्या कर रहा है, वही भाषणी है। एआई आधारित अनुवादनी टूल मुख्यतः किस क्षेत्र की सामग्री के बहुभाषीय अनुवाद हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए शिक्षा एवं कानून तकनीकी पुस्तकें, ऑप्शन बी केवल खेल समाचार, ऑप्शन सी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन डी शेयर बाजार आंकड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा एवं कानूनी, मतलब जो विधि की भाषा है वो अनुवादिनी टूल का प्रयोग करती है अनुवाद करने, क्योंकि विधि की भाषा में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। आप दूसरे किसी अनुवाद में आप लिटरल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब लिप्यांतर और कुछ भी कर सकते हैं, अपने भाव डाल सकते हैं, लेकिन जो तकनीकी अनुवाद है, जो विधि की भाषा है, उसमें अपने से कुछ नहीं डाला जाता है, वो जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। देखिए आस्ते आस्ते हमने 53 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और अभी तक आपने लाइक अगर नहीं किया है, मैं जानता हूं नहीं किया होगा, तो लाइक ज़रूर करिए। जितने व्यू हैं उतने तो लाइक तो आने चाहिए ना। मान लीजिए 200 व्यू जाएगा तो 200 लाइक आएंगे तो 200 और लोगों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय बोर्डो बैंकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। देखिए जो राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु दिए जाते हैं सर्वोच्च पुरस्कार, वो राजभाषा के कर्मचारियों को दिया जाता है, और वो कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। हमारे यहाँ भी बैंकों में कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा राजभाषा के क्षेत्र में, उन्हीं डिपार्टमेंट को हर साल दिया जाता है, वो 14 सितंबर को। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ज्ञान विज्ञान व मौलिक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार मिलता है। देखिए जो ज्ञान विज्ञान है, मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गौरव पुरस्कार। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा आम नागरिकोों को भी दिया जाता है। आप भी किसी हिंदी में सर्वश्रेष्ठ काम कीजिएगा, अच्छी कृति लिखिएगा और हिंदी को बढ़ावा देने में सहयोग कीजिएगा, तो आपको भी राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की आधिकारिक त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजभाषी एकमात्र पत्रिका निकालती है, त्रैमासिक पत्रिका, उसका नाम है राजभाषा भारती। और इस बार जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसका अंक याद करके रख जाइएगा कि कौन सा अंक उसका इस बार प्रकाशित हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। उसका नाम मैंने बता दिया, राजभाषा भारती। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा अंक हाल ही में प्रकाशित हुआ है इस क्वार्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवेषणा भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। ए केंद्र हिंदी संस्थान आगरा, बी केंद्र हिंदी निदेशालय, सी साहित्य अकादमी, डी नेशनल बुक ट्रस्ट। देखिए जो गवेषणा है, साहित्यमाला, संवाद पद, बहुत सारी पत्रिका है, वो केंद्र हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा नामक द्वैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कौन सा विभाग या निदेशालय करता है। ए केंद्र हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, बी राज्य भाषा विभाग, सी केंद्र अनुवाद ब्यूरो, डी अखिल भारतीय हिंदी परिषद। तो जो भाषा नामक द्वैमासिक पत्रिका है उसका प्रकाशन केंद्र हिंदी निदेशालय करती है। ये कुछ टफ क्वेश्चन हैं जो आप 1 से 2 बार देखिएगा तभी याद होगा, पहली बार में याद नहीं होगा। पहली बार में वो सब क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो राजभाषा अनुच्छेद से क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ये सब क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा है कि अगर पढ़ के जा रहे हैं, हाँ नहीं पढ़ के जाएंगे आ गया तो क्या होगा, लेकिन वो तो पढ़ना ही है। अनुच्छेद अधिनियम संकल्प, ये सब क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है कि हाँ जब पेपर में हार्ड पूछने का तरीका हो तो ये सब क्वेश्चन दे दिया जाएगा। भारत की साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। देखिए साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954, 15 अगस्त 1947, इस दिन तो भारत आज़ाद हुआ था, ये नहीं होगा।
26 जनवरी 1950 ये दिन तो भारत का संविधान लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956, आप गेस करके भी मार सकते हैं। देखिए 1 नवंबर 1956 और 12 मार्च 1954, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 12 मार्च 1954। साहित्य अकादमी द्वारा कुल कितनी भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ए 22 भाषाओं में, बी 24 भाषाओं में, सी 18 भाषाओं में, डी 25 भाषाओं में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार बता दे रहे हैं, इस बार ममता कालिया जी को मिला है 2026 में, और उसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आपको माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला था। हिम तरंगिणी के लिए मिला था, याद रखिएगा। और इस बार का मिला है ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए। हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी के लिए। इसी प्रकार अब 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? किस हिंदी लेखक या लेखिका? तो वो हो जाएगा सुमित्रानंद पन्त, चिदम्बरा के लिए मिला था इनको। और पहला तो मिला है जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। और उसी प्रकार 2-3 और क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए मिला है, अगे को किस कृति के लिए मिला है। अगर आपको पता हो ये 2-3 क्वेश्चन तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। हिंदी साहित्य भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य दिया हुआ है, जानते हैं हिंदी साहित्य जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है। आप एसएससी कीजिए, एसओ कीजिए, हिंदी साहित्य दिया हुआ है। पूछ नहीं रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन पूछेगा आप बोलिएगा पेपर बदल दिया, लेकिन हिंदी साहित्य वो अपने सिलेबस में दे कर रखा है। जैसे पिछली बार दिए थे एसएससी, तो उसने ग्लोसरी परिभाषिक शब्दावली पूछ लिया, तो वो ग्लोसरी भी आप हिंदी की किताब उठाइएगा तो उसके अंतिम चैप्टर्स में ग्लोसरी जरूर होते हैं परिभाषिक शब्दावली। तो परिभाषिक शब्दावली भी हिंदी का ही पार्ट है, क्योंकि आप उससे हिंदी के शब्द जान रहे हैं। लड़के बोलने लगे कि कैसा क्वेश्चन दे दिया है, परिभाषिक शब्दावली दे दिया है, कर नहीं पाए। अब वो सिलेबस में दे रखा है, किसी दिन दे दिया तो आपका तो दायित्व तो बनता है ना पढ़ कर जाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वर्ष 1968 के राजभाषा संकल्प में स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राष्ट्र एकता है, भाषाई सामंजस्य, ये पढ़कर तो यही लगता है, आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी को बढ़ावा देना, गलत। ऑप्शन सी विदेशी भाषाओं का प्रचार, गलत। ऑप्शन डी शास्त्र भाषाओं का अनिवार्य शिक्षण, तो ये भी गलत। हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। आप लोगों बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे कि छोटा वीडियो होगा, और देखते देखते 40+ मिनट हो चुका है। मतलब मैंने तो आपको बोला ही शुरू में, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आप 2 के इसको 2 गुना के स्पीड में देख लीजिएगा, जितना भी समय होगा उससे आधे समय में आप देख लीजिएगा, और अच्छे से वॉइस भी आ जाएगी। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अहिंदी या हिंदी तय क्षेत्रों में कौन सी 3 भाषाएं पढ़ना शामिल था? देखिए हिंदी तय क्षेत्र है तो पहले वहाँ की प्रादेशिक भाषा आएगी, फिर अंग्रेजी आएगी, फिर हिंदी आएगी, याद रखिएगा। प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। कुछ लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। ये एक क्रम होता है, एक क्रम और होता है जो नामपट होते हैं, सूचना पट। जैसे रेलवे के बोर्ड देखिएगा, किसी डिपार्टमेंट का बोर्ड देखिएगा, वो नामपट है, सूचना पट, मतलब आप उसको देखकर आपको पता चल रहा है। तो वो कौन सा उसका क्रम है? उसका क्रम ये होता है, पहले प्रादेशिक भाषा होगा, उसके बाद हिंदी होगा, उसके बाद अंग्रेजी होगा। मतलब टॉप में होगा प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। ये याद रखिएगा, ये एक क्रम याद रखिएगा, और ये एक क्रम याद रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र ये स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। कोई डिपार्टमेंट का बोर्ड हुआ, रेलवे का बोर्ड हुआ, उसके लिए। और हिंदी बीच में आ जाती है ना, तो इसीलिए
जो हिंदी क्षेत्रों में और वो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि देखो हिंदी को बीच में रख दिया है, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये क्रम ऐसे ही बना हुआ है तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन किया गया है 3 मार्च 1960 को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में कुछ कहना नहीं है। जैसे बचपन में आप 8-10 क्लास में कोई कोई एमसीक्यू क्वेश्चन था, आप याद कर लेते थे बिना उसे सोचे कि क्यों किया हुआ, उसी प्रकार इसको भी याद कर लेना है। 3 मार्च 1960। हिंदी परिचय मासिक पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? हिंदी परिचय केंद्र सचिवालय हिंदी परिषद, राजभाषा विभाग, केंद्र हिंदी निदेशालय, साहित्य अकादमी। तो ये प्रकाशित की जाती है केंद्र सचिवालय हिंदी परिषद के द्वारा। राजभाषा अधिनियम 1963 को संसद में पारित करने हेतु ऐतिहासिक भाषण 14 सितंबर 1959 को किसने दिया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। 1963 को लागू करने के लिए संसद में एक बहुत बड़ा भाषण दिए थे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 का 1 के तहत 1965 के बाद भी किस भाषा का प्रयोग जारी रखने का उपबंध है? मैंने बताया ना कि जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी को रखा गया ताकि देश में कोई विद्रोह ना हो, देश की स्थिति खराब ना हो। और जब 1963 का अधिनियम लागू किया गया, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही था कि 1965 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी को जारी रखना, लेकिन किस तरह? सह राजभाषा के रूप में। पहले अंग्रेजी मुख्य राजभाषा थी और हिंदी सह राजभाषा 15 वर्ष तक। 15 वर्ष के बाद मतलब 1965 के बाद हिंदी मुख्य राजभाषा और अंग्रेजी सह राजभाषा, लेकिन अंग्रेजी रहेगी। और ये अंग्रेजी कब तक रहेगी? ये इसमें बोला गया है कि जब तक सभी राज्य एक साथ मिलकर ये संकल्प ना कर ले कि अंग्रेजी भाषा को हटा दी जानी चाहिए, तब तक अंग्रेजी भाषा चलेगी। मतलब इसको अनंत काल के लिए कह दिया गया इस एक लाइन से कि जब तक सभी राज्य मिलकर संकल्प ना करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ पर सभी के विचार सेम नहीं हो सकते, इसलिए अंग्रेजी भाषा अब अनंत काल तक चलेगी। राजभाषा अधिनियम की किस धारा के तहत संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है? देखिए, जब आप पढ़िएगा तो समिति, राजभाषा समिति है वो धारा 4 के तहत की जाती है। राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धारा है, जिसमें धारा 4 में राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। केंद्र अधिनियमों आदेशों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? केंद्र अधिनियमों का जो हिंदी अनुवाद है उसको बताया गया है धारा 5 में बताया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णयों आदेशों में हिंदी के राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति कौन देता है? वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री की परिषद और विधि आयोग। तो देखिए, उच्च न्यायालय है मतलब किसी राज्य में होगा, और राज्य में होगा तो राष्ट्रपति के बिहाफ में कौन देगा? राज्यपाल देगा, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के तहत राजभाषा नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? जब उसकी धारा 8 पढ़िएगा आप लोग तो पता चलेगा केंद्र सरकार के पास राजभाषा नियम बनाने की शक्ति है। ये सिंपल सा है, आपको याद रखना है। और इतनी देर तक अगर आप बने हुए हैं इस वीडियो में तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो जाते जाते अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जाइएगा, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो को फ़ायदा हो सके। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजभाषा नियम 1976 की धारा का नियम 5 है, उसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर 100% हिंदी में दिया जाना चाहिए। केवल अंग्रेजी में गलत, द्विभाषिक हिंदी अंग्रेजी गलत, अधिकारी की स्वेच्छा पर गलत, सही हो जाएगा केवल हिंदी में। किसी केंद्र कार्यालय के कितने प्रतिशत कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर उसे अधिसूचित कार्यालय किया जाता है?
राजभाषा नियम 1976 में बताया गया है, जब भी किसी कार्यालय के 80% कर्मचारी हिंदी का ज्ञान रखते हैं तो मूलतः यह माना जाएगा कि वहाँ के 100% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और उस कार्यालय को राष्ट्रपति अधिसूचित कार्यालय घोषित कर देता है, गैजेट में नाम उसका छप जाता है। राजभाषा नियमों की के समुचित अनुपालन की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख, राजभाषा अधिकारी की, अनुभाग अधिकारी की, व्यक्तिगत सहायक की। तो जो कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है उसके पास यह दायित्व दिया जाता है। क क्षेत्र के कार्यालय को मूल पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य कितना प्रतिशत? ये जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे पत्राचार का प्रतिशत, ये लेटेस्ट है 2026 का। तो जो क क्षेत्र भेजा जाएगा उसमें 100% का लक्ष्य दिया गया है इस बार के लिए। क क्षेत्र के हिंदी में मूल पत्राचार का वार्षिक लक्ष्य कितना तय किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, जब ख से क में भेजेंगे तो 10% कम हो जाएगा, क से क में भेजेंगे तो 100%, क से ख में भेजेंगे तो 100%, लेकिन ख से क में भेजेंगे तो 10% कम हो जाएगा, 90%। ग क्षेत्र से क और ख क्षेत्र के कार्यालयों हेतु मूल पत्राचार का लक्ष्य कितना है? देखिए, ग से कहीं भी जाए पत्रिका, कहीं भी, क में हो, ख में हो, ग में हो, कहीं भी जाए पत्रिका, वो 60% ही रहेगी उसका लक्ष्य। ये सब 2026 का है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। और जो वार्षिक कार्यक्रम है, ये सब क्वेश्चन वार्षिक कार्यक्रम के हैं, इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों मंत्रालयों की वेबसाइट को द्विभाषी रखने का लक्ष्य कितना है? देखिए, एक सरल ट्रिक बता दूं मैं आपको, जब भी द्विभाषी का प्रतिशत पूछेगा ना किसी चीज़ में, उसका आंसर हमेशा 100% होगा। यहाँ क्या पूछा गया है? केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों मंत्रालयों के द्विभाषी रखने का लक्ष्य कितना है? 100%। ई महाशब्दकोश मुख्यतः किस प्रकार की प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है? द्विभाषी प्रशासनिक और वैज्ञानिक शब्दावली खोज एवं उच्चारण, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु, वेतन पर्ची डाउनलोड करने हेतु, कर्मचारी तबादला आवेदन हेतु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विभाषी प्रशासनिक व वैज्ञानिक शब्दावली खोज एवं उच्चारण हेतु। सीडेक पुणे द्वारा विकसित सूत्र लेखन सॉफ्टवेयर किस तकनीक पर कार्य करता है? स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट का गलत टाइप हो गया है ना, और इमेज स्कैनिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन और ऑडियो कंप्रेशन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीच टू टेक्स्ट। देखिए, मैंने जो एमसीक्यू का आंसर रखा है वो ए और बी ही रखा है, मतलब ज़्यादातर इसमें चेंज नहीं किया, हमको तो याद करने से मतलब है। अब सारे क्वेश्चंस का आंसर ए है तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो याद करने से मतलब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ये नहीं आप सोचिएगा कि सारे सब चीज़ का आंसर ऑप्शन ए ही आ रहा है। एग्जाम थोड़ी ना है कि ए के बाद डी आ जाए, डी के बाद बी, वहाँ पे भी नहीं पता चलता, वहाँ भी ए ही रखता है जो एग्जामिनर्स, एग्जाम सेट करने वाला, लगातार 4 क्वेश्चंस का आंसर ए ही रखेगा, लेकिन आप सोचिएगा नहीं 4 क्वेश्चंस का आंसर ए कैसे हो सकता है, खुद पर डाउट होने लगता है। ऐसा ना हो, अगर 4 आपने आपको आ रहे हैं 4 क्वेश्चंस और चारों क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन ए है तो कॉन्फिडेंटली ए टिक कीजिए, ये ना सोचिए कि लगातार 4 क्वेश्चंस के आंसर ए कैसे हो सकते हैं, ऐसा न ख्याल लाइए, ये सब ख्याल दिमाग से हटा दीजिए। मंत्र राजभाषा किस प्रकार की अनुवाद प्रणाली है? ए मशीन आधारित अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रणाली। अब इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए ही होगा, देखते हैं आगे पढ़ के क्या होता है। हस्तलेख पहचान प्रणाली, ई गवर्नेंस पोर्टल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, आपको पढ़कर तो पता चल ही हो गया कि इसका भी आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, मशीन आधारित अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद प्रणाली है। जब भी बोलेगा मंत्र राजभाषा तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर है। प्रवंचक
राजभाषा सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट टू स्पीच, कीबोर्ड लेआउटर चेंजर, ईमेल क्लाइंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट टू स्पीच। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त 1957 को किस उद्देश्य से की गई थी? इसका स्थापना दिवस याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसकी स्थापना सस्ती एवं गुणवत्तापूर्वक पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन के लिए किया गया था। राजभाषा नियम 1976 में अब तक कौन से वर्षों में प्रमुख संशोधन किए जा चुके हैं? देखिए, इसमें मूलतः 4 संशोधन हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन में 3 हो तो आप 3 ही टिक कीजिएगा। 1987, 2007 और 2011, और एक हाल ही में हुआ है 2016 में, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ये अभी तक नहीं पूछा जा चुका है और ऑप्शन भी नहीं देते हैं कि 4, तो 3 ही ऑप्शन देते हैं। 3 देते हैं, 5 देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, तो 3 आप टिक लगाइएगा। अगर 4 रहेगा तो 4 भी लगा सकते हैं क्योंकि 2016 में हुआ है। वर्ष 2011 के संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? मैंने बताया ना, दादरा नगर हवेली दमन दीव ख क्षेत्र में है, और ये दोनों पहले अलग अलग थे, बाद में इनको एक कर दिया गया है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितनी बार होनी चाहिए? देखिए, ऑलिक मीटिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट के मतलब एक जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर एक छोटा सा कमरा या छोटा या बड़ा कमरा, उसमें ये राजभाषा की मीटिंग होनी ही चाहिए, ये लिखा हुआ है। और ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए प्रति तिमाही, 3 महीने में एक बार होनी ही चाहिए, वर्ष में 4 बार, ये नियम है। जब आप राजभाषा के किसी भी राजभाषा के रूप अधिकारी के रूप में किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको भी ये मीटिंग करना होगा। मीटिंग में डिपार्टमेंट के अदर्स लोगों को बताना होगा कि एनुअल रिपोर्ट के गोल्स क्या है, हम लोगों को कैसे काम करना है, कैसे उसके लक्ष्य को पूरा करना है, यही सब। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितनी बार होती हैं? ये तो आप लोगों को पता होगा कि वर्ष में 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार, प्रत्येक 6 माही पर होती है। अब पूछिएगा, शायद आपके मन में डाउट होता कि नगर राजभाषा ये होता क्या है? देखिए, एक नगर तो आप जानते हैं जहाँ सब चीज़ हो। नगर मतलब विकसित इलाके को, मतलब शहर को ही नगर कहते हैं। तो उस नगर में केंद्र सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एफसीआई हो गया और सीडब्ल्यूसी हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट को नाराकास का दायित्व दिया जाता है और अदर डिपार्टमेंट्स को उसका मेंबर बनाया जाता है। सभी मेंबर्स का काम क्या रहता है कि उसको फंड करना, नाराकास को उसको चलाना, जीवित रखना। और नाराकास में क्या होता है? नाराकास में यही होता है कि उस नगर में राजभाषा का काम सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं, यही ध्यान रखना। और ये इन सब की चर्चा इन सब मीटिंग में की जाती है। 6 माही मीटिंग होती है, वर्ष में 2 बार। मंत्रालय विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितना होता है? देखिए, ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 3 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का, ऑप्शन डी 1 वर्ष का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है हिंदी सलाहकार समिति का। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 26 जनवरी 1950 दिन संविधान लागू हुआ, लेकिन नहीं। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था। इस दिन भाग 17 पारित हुआ था और हिंदी को स्वीकार कर लिया गया था। कुछ आर्टिकल 343 से 351 इस दिन पारित हो चुका था, 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस की शुरुआत हुई 1953 से, याद रखिएगा। 1953 से पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया, 14 सितंबर को। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है पोर्ट लुई, मॉरिशस में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? पोर्ट लुई, मॉरिशस में। पहला कहाँ था? नागपुर में बताए थे। 10वां बताए थे कहाँ हुआ था? भोपाल में।
छठवा कहाँ बताए थे? छठवा बताए थे लंदन में, यूके में, और अंतिम बताए थे 12वां बताए थे फिजी में। तो ये सब कुछ मुख्य मुख्य हैं, आपको याद रखना चाहिए। देखिए इस प्रकार हम अपने 90 क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। प्रयास है जल्दी करने का, क्योंकि आजकल लंबी वीडियो किसी को नहीं चाहिए, सबको एक शॉर्ट में वीडियो चाहिए कि हाँ एक 15 सेकंड के शॉर्ट में क्या ज्ञान मिल जाए। तो 15 सेकंड के शॉर्ट में 15 सेकंड का ही ज्ञान मिल सकता है। अगर आपको ज्ञान डिटेल्स चाहिए राजभाषा के बारे में तो आपको तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी मैंने प्रयास किया है जल्द से जल्द समाप्त करने का, और मैं ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं हूँ अपने बारे में और कुछ किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो पे चलते हैं। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए पहला पढ़े थे हम लोग नागपुर, दूसरा पढ़े हैं पोर्ट लुई और तीसरा हुआ है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, तीसरा भी हम लोगों ने पढ़ लिया इस प्रकार क्वेश्चन के माध्यम से कि कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने बताया ना कहाँ हुआ था, भोपाल। जो मेन है वो याद रखिए आप लोग। 10वां कहाँ हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश, 2015 में। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजभाषा संकल्प। ऑप्शन है 18 जनवरी 1968, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1965, ऑप्शन सी 10 मई 1963, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1968। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी हिंदी पत्रों पर किस भाषा में हस्ताक्षर कर सकते हैं? देखिए आप बोलिएगा कि केवल हिंदी में, लेकिन ये गलत है। हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में कर सकता है, उनकी इच्छा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको डाउट फील कराए एग्जाम में कि क्या होगा, बस आपको पढ़ कर जाना है तो कोई भी डाउट नहीं होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी टंकन व आशुलिपि सीखने पर क्या लाभ प्राप्त होता है? मैंने बताया ना आपको कि कोई भी कर्मचारी या गैर हिंदी कर्मचारी हिंदी सीखता है। हिंदी शिक्षण में योजना में क्या है? हिंदी शिक्षण में है हिंदी भाषा का ज्ञान, आशुलिपि और टंकन, यही 3 कारक है। तो उनको सीखता है तो क्या मिलेगा? उनको सीखने पर उन्हें एक मुश्त नगद प्रोत्साहन और मानदेय भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सरकारी कार्यालयों के सभी कोड, मैनुअल, फॉर्म और प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कैसे होना चाहिए? अनुवाद कैसा होना चाहिए? तो जो सरकारी कार्यालय के सभी कोड होते हैं, मैनुअल, फॉर्म होते हैं, वो अभी आप सरकारी कार्यालय में कभी ना कभी गए होंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस, सबसे बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट रेलवे के बाद पोस्ट ऑफिस है। तो वहाँ पर देखिएगा वो द्विभाषी रूप में होता है। केंद्र अनुवाद ब्यूरो द्वारा कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण देने का दायित्व कब दिया गया? देखिए केंद्र अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1971 में, और इसे अनुवाद का दायित्व दे दिया गया 2 वर्षों के बाद 1973 में। समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 120 संसद से संबंधित है, तो विधानमंडल के लिए समान भाषाई प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए 120 संसद से संबंधित है, उसी प्रकार 210 विधानमंडल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस किस अनुच्छेद में है, सॉरी किस किस भाग में है, तो भाग 5 में है, भाग 6 में है और भाग 17। भाग 17 343 से 351, और भाग 5 में है 120 और भाग 6 में है 210, याद रखिएगा। परिजात पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान, राजभाषा संस्थान द्वारा किया जाता है? जो परिजात पत्रिका है उसका जो प्रकाशन किया जाता है वो किया जाता है केंद्र हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना हुई है 1985 में, इसके द्वारा किया जाता है परिजात पत्रिका। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास मिशनों में अनुवाद हेतु किसकी व्यवस्था का निर्देश है? स्थानीय भाषा से हिंदी व हिंदी से स्थानीय भाषा हेतु द्विभाषी केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की
केवल गाइड की, निजी उत्पाद एजेंसियों की। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारत सरकार की राजभाषा नीति किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना द्वारा राजभाषा का प्रसार, दंड एवं जुर्माने की नीति, केवल अनिवार्य अंग्रेजी नीति, क्षेत्र भाषाओं का प्रतिबंध। देखिए, जो हिंदी का विकास है मैंने बताया, वो प्रेरणा प्रोत्साहन पर काम करते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि हाँ हिंदी में काम कीजिए, आप उन्हें प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। यही है भारत की राजभाषा, भारत सरकार की राजभाषा नीति, कि किसी व्यक्ति को फोर्स ना किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए हिंदी सीखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ हम लोगों का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और प्री के लिए ये इनफ है। आप इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए राजभाषा के क्वेश्चन आने वाले हैं 25। राजभाषा बोला जाता है, लेकिन उसमें चार टॉपिक रहते हैं। एक तो ग्लोसरी रहता है, एक रहता है वन लाइनर ट्रांसलेशन, एक राजभाषा और एक हिंदी। तो 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 6 क्वेश्चन करके भी आए तो 24। तो 6 क्वेश्चन में हमें नहीं लगता कि वो डीप से डीप क्वेश्चन देगा। 6 क्वेश्चन में ऊपर से ऊपर पूछ लेगा। आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए, आप ज़रूर 6 क्वेश्चन में से 4 प्लस 5 प्लस करके आइएगा राजभाषा के क्वेश्चंस। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने अच्छे मित्रों को ज़रूर भेजें जो आपके साथ राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं। और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, और आप लोग अपने प्रिपरेशन को इसी तरह बनाए रखें और जल्द से जल्द जॉब पा लें।